हेलो स्टूडेंट, कल हम जो है डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े थे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का। अब उसका प्रॉपर्टीज़ में बताए थे, कल दो प्रॉपर्टी पढ़ना है, एक आपका ऑक्सीडेशन स्टेट और दूसरा पढ़ना है आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो पहले हम आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द 3D सीरीज एलिमेंट ये आपका निर्भर करता है इसी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कल आपको बताया गया था, लेकिन इस ऑक्सीडेशन स्टेट को पढ़ने के या जानने के लिए पुनः जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं जनरल में। तो ये हो जाएगा एटॉमिक सिंबल एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले हम थोड़ा सा पहले एक परमाणु पर चलते हैं। जैसे इस सीरीज का पहला एलिमेंट आपका होता है स्कैंडियम, और स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, और लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3D14S2, जैसा कि कल वाले लेक्चर में आपको बताया गया था। तो यहाँ पर देखिए डी में एक इलेक्ट्रॉन है और यस में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है कि सबसे पहले यस का इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और उसके बाद कहता है डी का इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो अगर यस के इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो एक देता है आपका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। यदि आपका यस और डी दोनों का त्याग करता है तो आपका देता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर लॉस ऑफ सोलेटरी यस इलेक्ट्रॉन एज वेल एज लॉस ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय द ट्रांजिशन एलिमेंट, या 3D सीरीज और 4D सीरीज और 5D सीरीज एंड सो ऑन। तो हम कह सकते हैं कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन अवस्था को रिप्रेजेंट करता। और एक मेन फैक्ट और है कि जो ये ऑक्सीडेशन इसका जो +3 मोस्ट कॉमन होता है वो निर्भर किस पर करता है कि ये नेचर में +3 ऑक्साइडों के रूप में पाए जाते हैं। जैसे कि M2O3 टाइप ऑफ ऑक्साइड, M2O3 टाइप ऑफ ऑक्साइड, M2O3 टाइप के O3 के ऑक्साइडों के रूप में पाए जाते हैं। अब ये यहाँ पर अगर इसका निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट तो कितना आएगा +3। तो जनरल वे में एक सामान्य तौर पे हम कह सकते हैं कि डी ब्लॉक तत्वों का जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +3 होता है। कॉमन ऑक्सीडेशन कितना होता है +3 होता है। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके 1 बाय 1 आपका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लिस्ट कर दे रहे हैं टेबल में। तो एटॉमिक सिंबल आपका हो गया स्कैंडियम, उसके बाद टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। ये तो इसका हो गया सिंबल। एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखा गया था। इसमें सब में क्या लिया गया था, आर्गन को कॉमन किया गया था। तो कॉमन करके आर्गन का लिखा गया था 3D14S2, और यहाँ पर सेम में सब में आर्गन आपको कॉमन किया गया था। इसको कर लीजिएगा आर्गन को कॉमन। इसके पहले वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको दिखाया गया था कि आर्गन सब में कॉमन होगा जिसका एटॉमिक नंबर 18 होता है। उसी के एटॉमिक नंबर में 1 to 10 इलेक्ट्रॉन जोड़कर हम
3D सीरीज के सारे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करते हैं। तो इसका हम केवल यहाँ पर कॉमन लिखते हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा 3D2 और 4s2, 3D3 4s2, 3D5 4s1, 3D5 4s2, 3D6 4s2, 3D7 4s2, 3D8 4s2, 3D10 4s1 और 3D10 4s2। एक क्रमशः आपके इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब अभी भी बताया गया था कि अगर आपका केवल यस इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो डी ब्लॉक के तत्व मिनिमम ऑक्सीकरण अवस्था को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब यस और डी दोनों मिलकर इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तो ये प्लस या कह सकते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो है अभी एक चीज़ और बताया गया था, एक ही नेचर में +3 ऑक्साइडों के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए जो है इनका +3 मोस्ट कॉमन होता है। तो जो आपका स्कैंडियम है इसलिए क्या होता है, मैक्सिमम जो वैलेंसी आपका रिप्रेजेंट करता है या कॉमन रिप्रेजेंट करता है +3। 2 इलेक्ट्रॉन एस से निकला और 1 इलेक्ट्रॉन डी से निकला तो 2 1 3, इसलिए इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +3। अब इसमें आए, इसमें क्या है +2, यस में क्या है पहले +2। तो अभी बताया गया कि क्या करता, लॉस ऑफ ओनली यस इलेक्ट्रॉन। यदि आपका सोलिटरी एस इलेक्ट्रॉन या केवल यस इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो क्या देता है मिनिमम, तो मिनिमम में +2 हुआ इसी के सामने। अब उसके बाद एक डी से निकला तो हो गया +3, दोनों डी का निकल गया तो आपका हो गया +4। फिर उसके बाद सिमिलरली +2 +3 +4 +5, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एस में है और एक डी में है, फिर डी में 3 में, 3 इलेक्ट्रॉन डी में, तो क्रमशः 3 4 और 5। क्रोमियम के एस में 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर +1, फिर +2, फिर +3, फिर +4, फिर +5, फिर +6, मतलब 5 और +1 = 6। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन +6 और मिनिमम आपका +1। सिमिलरली यहाँ पर +2 +3 +4 +5 +6 +7, क्योंकि यस में 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, और डी में 5 है तो सब अगर क्रमशः 1 1 का त्याग करेगा तो 5 और 2 ये हो जाएगा 7, मतलब 5 + 2 = 7। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। फिर इसी प्रकार अब आप देखिए यहाँ पर कंडीशनल है कि यहाँ पर एक पेयरिंग अवस्था बन जाती है। थोड़ा यहाँ समझ लेते हैं इसको। डी में आपके होते हैं 5 ऑर्बिटल्स, या डी कंटेन्स द 5 ऑर्बिटल्स 1 1 1 1 अकॉर्डिंग टू हुंड। प्रत्येक कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन जब हो जाता है तब उसका पेयरिंग स्टार्ट हो जाता है। तो यही कंडीशन आपके आयरन में होता है। तो यहाँ एक पेयरिंग ऊर्जा आ जाती है। इस पेयरिंग ऊर्जा को तोड़ने के लिए क्या होता है, और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए मैक्सिमम +6 ऑक्सीकरण अवस्था को ही रिप्रेजेंट करता है। तो इसका हो जाएगा +2 +3 +4, रेयर केस में आपका +5 और +6 ये देता है आपका। फिर कोबाल्ट का +2 एक और पेयरिंग हो जाएगा तो 3 ये हो गया। तो कहने का मतलब मैक्सिमम जनरली 6 भी आपका हो जाता है, लेकिन +2 +3 और +4 मोस्ट कॉमन। फिर Ni का सेम टू +2 +3 +4। अब यहाँ पर जब आपका क्रॉपर आते हैं, देखिए एक कंडीशन आपका बन जाता है, फुली फील्ड हुआ। लेकिन अगर जनरली देखें तो ये D9 के कंडीशन में भी होता है, इसलिए ये 2 प्रकार के केवल ऑक्सीकरण अवस्था को रिप्रेजेंट करता है। एक हो जाएगा +1 और एक हो जाएगा +2। और आपका जिंक क्या है, ओनली ये फुली फील्ड कक्षक हो जाता है, इसलिए क्या होता है ओनली +2 ऑक्सीकरण अवस्था को रिप्रेजेंट करता है। तो केवल यहाँ पर क्या आ जाएगा +2।
क्यों? क्योंकि ये डी कक्षक फुली फिल्ड हो गया। जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये अकॉर्डिंग टू हुंड क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। इसलिए यहाँ पर जो मैक्सिमम ऑक्सीकरण अवस्था आती है इसकी जिंक की +2। और एक केस इसी में और बनता है। अब जो आपके Zn हो गए, ये वो आपका हो गया 3D सीरीज का। अब इसी Zn के नीचे आपका पाया जाता है कैडमियम होता है और मरकरी होता है। कैडमियम और मरकरी, तो ये क्या होता है, इनका आपका होता है 4d10 और 5s2, और मरकरी का होता है 5d10 6s2। अब यहाँ पर देख रहे हैं इसका भी डी कक्षक कंप्लीट है, इसका भी डी कक्षक कंप्लीट है, और कॉपर का भी डी कक्षक आपका कंप्लीटली फिल्ड है। तो इस कंडीशन में क्या होते हैं, ये आपके n-1 d10 और ns2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। n-1 d10 ns2। अगर इस पीरियाडिक टेबल में इस प्रकार के जितने भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देते हैं, ऑल ऑफ सेट टू बी द स्यूडो डी ब्लॉक एलिमेंट। इनका एक नाम और दिया गया है स्यूडो डी ब्लॉक एलिमेंट। तो स्यूडो डी ब्लॉक एलिमेंट ऐसे तत्व होते हैं जिनका 3n-d कक्षक क्या n-1d कक्षक क्या होता है, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और n-s कक्षक में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जनरली क्या हो गया, 3d का जिंक, 4d का कैडमियम और 5d का Hg और 6d का कॉपरनीशियम। 6d का कॉपरनीशियम, उसका सिंबल होता है Cn। ये होता है 6d10 और 7s2। तो ये जितने भी एलिमेंट हैं ऑल ऑफ सेट टू बी द स्यूडो डी ब्लॉक एलिमेंट। इसको हम सिंबल नाम देते हैं स्यूडो डी ब्लॉक एलिमेंट। तो बाद में इसको अपना कर लीजिएगा, लेकिन ये चीज़ आपका होता है। तो यहाँ से एक चीज़ और हमको मिल गया स्यूडो डी ब्लॉक एलिमेंट, बाद में इसको फिर लिख लीजिएगा। मतलब सच एलिमेंट इन द पीरियाडिक टेबल which represent n-1 d10 ns2 configuration are said to be the pseudo d block element। तो ये आपका हो गया इसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन। तो हम कह सकते हैं जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन अवस्था को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, चुंबकीय गुण। हम जानते हैं कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं मुख्यतः चुंबकीय गुण को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जो चुंबकीय गुण होता है वो आपका निर्भर करता है डी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों पर। यदि डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो वह पदार्थ क्या होता है, चुंबकीय गुण को रिप्रेजेंट करता है। तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सच एलिमेंट या सच डी ब्लॉक एलिमेंट which contain number of unpaired electron are said to represent magnetic properties। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक तो हो गया नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है, और दूसरा क्या होता है ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है पैरामैग्नेटिक, दूसरा आपका होता है डायामैग्नेटिक, तीसरा आपका होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो पहले इसको हम जान लेते हैं कि पैरामैग्नेटिक क्या है, डायामैग्नेटिक क्या है और फेरोमैग्नेटिक क्या है। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वे पदार्थ होते हैं जिसको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक के प्रति आकर्षित होते हैं, उन्हें हम क्या नाम देते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का यहाँ पर मेजरमेंट है वो बोहर मैग्नेटॉन में करते हैं। किस में करते हैं, बोहर मैग्नेटॉन में करते हैं।
तो बोहर मैग्नेटान क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की यूनिट होती है। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसे डी ब्लॉक के तत्व या आयन या कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना है हुआ है उस केंद्रीय परमाणु का क्या बनता है, आयन के रूप में जो है। यदि आपके डी कक्षक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या करेगा, डिफरेंट या वेरिएबल मैग्नेटिक मोमेंट को, चुंबकीय आघूर्ण को रिप्रेजेंट करता है, तो उसे कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और दूसरा क्या है, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होता है, उसे हम क्या नाम देते हैं, डायामैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय पदार्थ। मतलब सब्सटेंस विच आर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड डू नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट कॉल्ड एज द डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो डायामैग्नेटिक में क्या होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है, मतलब इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है। और तीसरे नंबर पे आपका आता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, पैरामैग्नेटिक ही होता है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होता है, वेरिएबल होता है, परिवर्तनशील होता है। मतलब एक दो या तीन प्रकार के मैग्नेटिक मोमेंट का रिप्रेजेंट करता है। तो अगर इसको हम डिफाइन करें तो मतलब ऐसे सब्सटेंस जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबक के प्रति तेज़ी से आकर्षित अगर हो जाता है तो उसे हम क्या नाम देते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। सच ए सब्सटेंस विच आर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एंड स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट कॉल्ड एज द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपका आयरन है, निकिल है, कोबाल्ट है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक के प्रति तेज़ी से आकर्षित हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक फैक्ट आपको बताया गया था कि इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉनों के दो प्रकार के गति पर निर्भर करता है। एक आपका होता है स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक क्या होता है, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब एक क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों की चक्रीय गति, और दूसरा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति। तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है केवल किस पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉनों के स्पिन मोशन, मतलब इसके चक्रीय गति पर निर्भर करता है, ना कि इसके जो है कक्षीय गति पर। इसलिए इसको हम क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो इस कंडीशन में आपका क्या हो जाता है, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है केवल स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। तो इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम किस रूप में, म्यू के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू, या इसको कह सकते हैं म्यू स्पिन। इसका मतलब क्या हुआ, केवल यह स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है, ना कि ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। तो म्यू स्पिन बराबर इसके लिए आपका होता है म्यू स्पिन इक्वल टू n इंटू n+2, इसका हो जाता है रूट, और यहाँ हो जाएगा Bm, जिसे कहते हैं बोहर मैग्नेटान। ये आपकी यूनिट है। और n क्या आया है यहाँ पर, n बराबर होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब डी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और एक फैक्ट और जान लीजिए, यदि आपका D0 हो कॉन्फ़िगरेशन या आपका D10 कॉन्फ़िगरेशन हो, D0 और D10 कॉन्फ़िगरेशन जितने भी आपके डी ब्लॉक के तत्व के आयंस D0 या D10 कॉन्फ़िगरेशन में होंगे, वो ऑलरेडी क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक। ये डायामैग्नेटिक होते हैं। और जिनका D1 से लेकर D9 तक अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है तो ये क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक। और इसी पैरामैग्नेटिक में आपका फेरोमैग्नेटिक भी आ जाता है, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस भी क्या गुण रिप्रेजेंट करते हैं, पैरामैग्नेटिक का गुण। अभी भी बताया गया था कि डायामैग्नेटिक क्या होते हैं, जिनका चुंबकीय आघूर्ण 0 होता है, उसे हम क्या नाम देते हैं, डायामैग्नेटिक। और डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या रिप्रेजेंट, D0 और D10 कॉन्फ़िगरेशन।
तथा जो आपके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो D1 और D9 कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इनका क्या हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। तो D1 और टू D9 मतलब D1 से लेकर D9 ये होते हैं पैरामैग्नेटिक। अब इनका किस में निकालते हैं, इसकी यूनिट क्या है, बोहर मैग्नेटान, BM होता है मतलब बोहर मैग्नेटान, बोहर मैग्नेटान। तो बोहर मैग्नेटान में इसकी यूनिट होती है। और इसको निकालेंगे कैसे, हम एक कैलकुलेशन करके आपको दिखा देते हैं, फिर इसका चार्ट दे देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। इतना जनरली समझिएगा कि जो आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है मेनली डी कक्षक में उपस्थित नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल में लेते हैं कि आपका कॉम्प्लेक्स या कोई आयन D1 कॉन्फ़िगरेशन में है, तो D1 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। D का कक्षक बना लीजिएगा समझने के लिए ऐसे, इसमें कितने कक्षक होते हैं, D में 5 कक्षक होते हैं। अब इसमें हमने D1 लिखा गया तो इसमें कह देंगे 1 इलेक्ट्रॉन। तो यह इलेक्ट्रॉन क्या है, अयुग्मित है, अनपेड है। तो यहाँ n का मान क्या हो जाएगा, 1, n का मान क्या हो गया, 1। अब यहाँ पर लिखाएंगे म्यू स्पिन, और म्यू स्पिन बराबर आपका होता है रूट n इंटू n+2 Bm। अब रूट n का मान कितना आ गया, 1। अब यहाँ 1+2 हो गया, अब इसका लगाएंगे रूट और हो जाएगा Bm। तो यहाँ 1+2 3 और 3 1 जा 3 रूट 3 Bm, और ये बराबर आपका हो जाएगा 1.732 Bm। तो जितने भी आपके कॉम्प्लेक्स आयन D1 कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करेंगे तो उनका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, 1.732 Bm। एक कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो, इसको नोट डाउन कर लीजिए। यदि आपका D2 कॉन्फ़िगरेशन पे हो जाए, D2 कॉन्फ़िगरेशन पे हो जाएगा, तब क्या होगा, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, तब यहाँ पर n का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस स्थिति में म्यू स्पिन बराबर आपका हो जाएगा, म्यू स्पिन इक्वल टू रूट n इंटू n+2 Bm। बोहर मैग्नेटान में रख दीजिए। अब वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ n बराबर 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2+2 Bm, और बराबर क्या हो जाएगा, रूट 8 Bm, और रूट 8 Bm का मान आ जाएगा 2.83 Bm। इसकी वैल्यू आती है 2.83 Bm। अब आते हैं D3 कॉन्फ़िगरेशन पे। जब D3 कॉन्फ़िगरेशन होता तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन देखिए और फिलअप हो जाएगा। तो इस कंडीशन में कितने हो गए, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पर n बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो म्यू स्पिन बराबर हो जाएगा आपका, अब डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 3 इंटू 3+2 Bm। अभी कितना हो गया, 5 और रूट आ गया 15 Bm। अब इसकी वैल्यू होती है 3.87 Bm। कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, इतनी वैल्यू आएगी। 3.87 Bm इसकी वैल्यू आ जाती है। अब एक कर देते हैं D4 का। अब D4 कंडीशन में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और फिलअप हो जाएगा। तो कितने हो गए, 4। तो यहाँ पर n का मान होता है 4 के। तो म्यू स्पिन बराबर आपका हो जाएगा रूट 4 इंटू 4+2 Bm। अभी कितना हो गया, 4 2 6, 6 चौके 24, मतलब रूट हो गया 24 Bm। अब की वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू जो आती है जब 4 आएगा तो 4.89 Bm। देख लीजिएगा अप्रॉक्सीमेशन करने में अबाउट नियर इसी यही मान आएगा। अब एक बचा और है D5। तो D5 जब आप करोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n का मान हो जाएगा 5। देखिए यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। 1 लिया तो 1 इलेक्ट्रॉन D कक्षक में, 2 लिया तो 2 अनपेड, 3 लिया 3 अनपेड, 4 लिया 4 और 5 लिया तो 5। तो n का मान 5 हो गया। तो म्यू स्पिन बराबर आपका हो जाएगा रूट 5 इंटू 5+2 और यहाँ हो जाएगा Bm। तो बराबर आपको हो जाएगा 5 2 7 मतलब रूट 35 आ जाएगा Bm। और इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेशन में 5.92
Bm कैलकुलेट में आता है। लगभग करके देख लीजिएगा आप लोग बार अपने तरफ से या मन से। तो ये आपकी 5 वैल्यूज आपकी हो गई। 1 एम्पेयर पे 1.732, 2 एम्पेयर पे 2.832, 3 एम्पेयर पे 3.87 Bm और 4 एम्पेयर होता है तो 4.89 Bm और 5 एम्पेयर होता है तो 5.92 Bm। ये मैग्नेटिक मोमेंट आता है, क्योंकि डी कक्षक में केवल मैक्सिमम 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन ही रह सकते। तो क्रमशः 1 से लेकर 5 का एक कैलकुलेशन करके दिया गया है। तो इस कैलकुलेशन को आप नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद अब देखिए, अगर हम मान लीजिए छठा इलेक्ट्रॉन करते हैं तो छठवां इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो पेयरिंग के कंडीशन में कितना बचा? 4 अनपेयर्ड, और 4 की वैल्यू कितनी होती है? 4.89। जब आपका अगला इलेक्ट्रॉन लाते हो मतलब D6 कॉन्फ़िगरेशन में ये हो जाएगा D6, और D7 करते हो तो 1 इलेक्ट्रॉन और पेयर हो जाएगा। तब D कितना बचा अनपेयर्ड? 3। तो 3 के लिए वैल्यू आपकी आती है इतनी। और जब D8 करते हो, 8 करते हैं तो 1 पेयर और हो जाएगा। तो बचा कितना? 2। केवल 2 अनपेयर बचता है, तो 2 के लिए वैल्यू होती है 2.83। अब जब 9D9 कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 अनपेयर बचेगा, तो इसलिए 1 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732 Bm। तो हम जनरली यही कह सकते हैं कि मैक्सिमम केवल 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं और मिनिमम 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और एक कंडीशन बताया गया था कि जब आपका D0 कंडीशन में हो तब D में कोई इलेक्ट्रॉन रहता नहीं है, इसलिए n बराबर 0। और जब D10 कर दिया जाए यहाँ पर, तब क्या हो जाएगा? A भी फुली फिल हो जाएगा। तो D10 कंडीशन में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, इसलिए D0 और D10 वाले ये क्या करते हैं? रिप्रेजेंट डायामैग्नेटिक बिहेवियर। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो सीधे क्या होता है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। और आपके पदार्थ 3 होते हैं, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तो ये सब आप नोट कर लीजिए। अब हम 3D सीरीज के एलिमेंटों के कुछ आयनों का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन DN के फॉर्म में करके, मतलब उनके आयने के रूप में करके उनका मैग्नेटिक मोमेंट सारणीबद्ध कर दे रहे हैं, उसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ हो जाएगा एलिमेंट्स ऑफ आयंस ऑफ 3D सीरीज, आयंस ऑफ 3D सीरीज। यहाँ लिख देंगे DN कॉन्फ़िगरेशन, D का पावर N कॉन्फ़िगरेशन, DN कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा। और यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ लिखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट जिसे कहते हैं चुंबकीय आघूर्ण। यहाँ पर होगा करैक्टर या चुंबकीय गुण का, मतलब बिहेवियर कैसा होगा इनका, मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर, इनका गुण कैसा आएगा ये भी। तो 3D सीरीज पहले हम एक कॉलम बना देते हैं। इसे एक कॉलम हो गया, एक कॉलम ए स्क्वायर कर लीजिए, एक कॉलम ए हो गया, ये सब कॉलम आपका हो गया। अब यहाँ देखेंगे क्या, सबसे पहले हम लिखते हैं Sc3+। Sc के बाद आता है टाइटेनियम, टाइटेनियम पर कर देते हैं 4+। फिर टाइटेनियम के बाद आता है Ti3+। फिर आता है वैनेडियम, वैनेडियम पर 3+। फिर आता है आपका क्रोमियम, क्रोमियम पे आपका आ जाता है 3+। क्रोमियम पे आपका आता है 2+। फिर आपका आता है एमियन, एमियन का कर देते हैं 2+। Fe के कर देते हैं 3+। Fe पे कर देते हैं 2+। CO पे कर देते हैं 3+। Ni पे कर देते हैं
2 प्लस, कापर पे कर देते हैं 2 प्लस, कापर पे कर देते हैं 1 प्लस और जेडियन पे कर देते हैं 2 प्लस। ये इसके आयंस हैं 3D सीरीज़ के। अब इनका कॉन्फ़िगरेशन, जब आपका स्कैंडियम कितना होता है 21, अगर सिंपली देखें स्कैंडियम कितना होता है 21, तो लास्ट में करते हो 3D1 4s2, ये करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितना लगा हुआ +3, मतलब जितना चार्ज हो उतना एटॉमिक नंबर माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 21 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 18। ये किसके बराबर हो गया, आर्गन के, तो मतलब Sc इस पर आएगा 3 प्लस और बराबर क्या हो जाएगा, D का भी इलेक्ट्रॉन निकल गया और S का भी इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब S और D दोनों निकल जाता है। तो ये आपका आ जाता है 3D जीरो कंडीशन में। क्या आ जाता है 3D जीरो। हम केवल 3 यहाँ ना लिख के D जीरो कर देते हैं, या 3 लगा भी सकते हैं, इसी बात नहीं, लगा देते हैं, 3D जीरो हो गया। अब देखो Ti4 टाइटेनियम कितना होता है 22 होता है। अब इसमें से 3D2 4s2 लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है और 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, इसमें कितना बचेगा 3D जीरो, ये भी 3D जीरो हो गया। अब 1 प्लस किया गया तो यहाँ D में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 3D1, B3 प्लस है वैनेडियम का, तो यहाँ पर 3D2 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 3D3, यहाँ पर हो जाएगा 3D4, यहाँ हो गया 3D5, यहाँ हो गया 3D5, यहाँ भी हो गया 3D6, यहाँ हो गया 3D7, यहाँ हो गया 3D8, यहाँ हो गया 3D9, यहाँ हो गया 3D10, यहाँ हो गया भी 3D10। और चाहे 3 लगाओ चाहे 3 ना लगाओ तब भी है। अब देखिए क्रम से देखिए 0 0 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जब D जीरो हो गया तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड टर्न कितने हो गए 0। ये भी D जीरो हो गया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड टर्न कितने हो गए 0। यहाँ कितना बचा 1, यहाँ कितना बचा 2, यहाँ कितना बचा 3, यहाँ कितना बचा 4, यहाँ 5, यहाँ 5। अब इस कंडीशन में देखिए तो सब बराबर हो गए, जितने एक क्रम से हुए आपके एक एक इलेक्ट्रॉन आप इंटर करोगे, जिसे हम यहाँ रफली बना दे रहे हैं, कभी फिर से इरेज कर देंगे। 1 2 3 4 5। अब कह रहा है D1 1, कितने अनपेयर्ड 1, D2 कहा तो 1 और कितने अनपेयर्ड 2, फिर आया D3 3 हो गया, कितने अनपेयर्ड 3, D4 कह रहा है तो 4, कितने अनपेयर्ड 4, D5 कह रहा है तो 5, कितने अनपेयर्ड 5, ये भी D5 कह रहा है कितना, तो ये भी 5। अब यहाँ हो गया 3D6, तो 6 करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर हो जाएगा, बचे कितना 4 अनपेयर्ड। जब यहाँ 7 है कितना बचा 3 अनपेयर्ड, क्योंकि 7 पे कितना बचेगा 3 अनपेयर्ड। 8 पे कितना बचेगा 2 अनपेयर्ड, तो यहाँ 2 लिखेंगे। 9 में कितना बचेगा 1 अनपेयर्ड, यहाँ 1 लिखेंगे। 10 में कितना बचेगा, कोई अनपेयर्ड नहीं रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 0। अब यहाँ देखिए सब इसकी वैल्यू लिख दी गई है। तो यदि आपका D जीरो है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा। फिर देखिए D जीरो है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा। 1 अनपेयर्ड है तो 1.732, 2 अनपेयर्ड है तो 2.83, 3 अनपेयर्ड है 3.87, 4 अनपेयर्ड है तो 4.89, 5 अनपेयर्ड है तो 5.92 और 6 अगर आपका अनपेयर्ड होगा ही नहीं, जब यहाँ पर पेयरिंग हो जाती है इसलिए कितना बचेगा 4। जब 7 हो जाता 3 अनपेयर्ड, 8 होगा तो 2 अनपेयर्ड और 9 होगा तो 1 अनपेयर्ड और D10 हो जाएगा तो कोई अनपेयर्ड नहीं रहेगा। इसलिए इसकी वैल्यू क्रमशः जो आपका 1 2 3 4 5 इसने निकाले थे, फिर क्रमशः यहाँ से घटना शुरू हो गया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसलिए 4 के लिए 4.89, 3 के लिए 3.87, 2 के लिए 2.83, 9 1 के लिए आपका 1.73, ये आपका। और यहाँ पर एक थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, CO2 प्लस का रहेगा, CO3 प्लस नहीं, CO2 प्लस। CO3 प्लस होता तो वो भी 3D6 देता। तो ये डिफरेंट आयन कुछ आपके दिए गए हैं, तो इन आयनों का DN कॉन्फ़िगरेशन लिया गया है। और चाहे आपको यहाँ 3 रखो चाहे ना रखो तब भी बोथ आर ट्रू, दोनों सही होता है। अगर मिटा देंगे इसे देखिए पूरा केवल D का ही दिखाई पड़ेगा, मतलब किस अवस्था में आपका है
D0, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D10। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो हमने यहाँ पर आयंस लिखा था। उस आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उस आयन के नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन और उस अनपेड इलेक्ट्रॉन के आधार पर ये इसका डिफरेंट मैग्नेटिक मोमेंट है। तो जो डिफरेंट मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं, अब एक करैक्टर आपका और मिल जाएगा यहाँ पर। क्या हो, जब G0 होगा तो हो जाएगा डायामैग्नेटिक। ये आपका हो जाएगा भाई डायामैग्नेटिक। अब ये क्या हो जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक। और सारे के साथ जितने का मैग्नेटिक मोमेंट पाया जाएगा, एक से इतना जो वैल्यूज़ है, सारे के सारे सब होते हैं पैरामैग्नेटिक। फिर देखिए यहाँ 0 आ गया तो इसका भी क्या हो जाएगा डायामैग्नेटिक। तो ये भी आपका हो जाएगा डायामैग्नेटिक। तो हम कह सकते हैं कि D1 से लेकर D9 जिनका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, D1 to D9 हो, वो सब क्या होते हैं पैरामैग्नेटिक। और जिनका D0 हो अथवा D10 हो, ये क्या होते हैं डायामैग्नेटिक। तो इस सबको नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। इसका कलर आपका रहेगा और टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।